वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में विद एन एग्जांपल। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर कंपाइलर के फेजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये मान लो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख के नहीं आओगे। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम फेजेस ऑफ ए कंपाइलर करने वाले हैं विद एन एग्जाम्पल। मैंने आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर क्या बताया था कि जो हमारा प्री प्रोसेसर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड लेता है एज एन इनपुट, और हमारा क्या जनरेट करके देता है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड जनरेट करके देता है, जो कि हमारा इनपुट किसके अंदर जाता है, कंपाइलर के अंदर इनपुट जाता है। और सबसे पहला फेज क्या होता है, हमारा लेक्सिकल एनालाइजर होता है। अब सोर्स प्रोग्राम हमारा जो होता है वो क्या होता है, या तो सी लैंग्वेज में होगा, या तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होगा, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पूरा कोड लेके नहीं चल रही हूँ, कोड में यूज होने वाले एक्सप्रेशन को लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ एक एक्सप्रेशन का, जो कि है मेरा x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी। अब जो हमारा ये एक्सप्रेशन है वो मान लो हमारा प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का पोर्शन है। ठीक है, मैंने एक एक्सप्रेशन उठाया है अपने कोड में से। अब ये कोड कहाँ जाएगा, सबसे पहले हमारा जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर लेक्सीम्स यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो एज एन इनपुट लेगा और हमें जनरेट क्या करके देगा, हमें जनरेट करके देगा उसका टोकन। अब लेक्सीम्स क्या होते हैं, जब भी देखो लेक्सीम्स एक वर्ड होता है, जैसे एक वर्ड का कोई मीनिंग होता है, बट एक सिंगल लेक्सीम्स कभी भी मीनिंग नहीं बनाता है। अब ये क्या है मेरा, मान लो एक लेक्सीम है। ठीक है, अगर हम x की पूरी वैल्यू लेंगे तब ये x की कोई वैल्यू क्या करेगी, कोई एक मतलब बनाएगी। तो ये मेरा क्या हुआ, एज ए लेक्सीम हुआ। अब ये लेक्सीम एज एन इनपुट जाएगा मेरे लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर, और लेक्सिकल एनालाइजर मुझे क्या जनरेट करके देता है, टोकन। टोकन बेसिकली क्या होते हैं, टोकन होते हैं जो हमारा लेक्सीम होता है उसका मतलब, यानी कि जो मेरा ये x है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ये इक्वल टू का साइन मेरा एक ऑपरेटर है। सेम ये भी एक आइडेंटिफायर है, ये एक ऑपरेटर है, आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर है, आइडेंटिफायर है। यानी कि जो टोकन है वो मेरे लेक्सीम्स का क्या बताते हैं, वो मेरे लेक्सीम्स का मतलब बताते हैं। अब इस पॉइंट पे मेरा ओवरऑल क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से मेरा लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि लेक्सीम्स लेगा और टोकन जनरेट करके देगा। अब इस एक्सप्रेशन का टोकन क्या होगा वो चीज देखो, मैंने आपको बोला टोकन क्या होगा, लेक्सीम्स का मतलब। तो टोकन मेरे को बेसिकली क्या लिखना है, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनवा लूँ तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा टोकन। ठीक है, इस साइड मेरे क्या है, लेक्सीम्स है, इस साइड मेरे क्या है, टोकन्स है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब लेक्सिकल एनालाइजर पे एकदम ब्रीफली बात हम कब करेंगे, जब हम रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर की बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना बता रही हूँ कि मैं एग्जांपल से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल। अब सेकंड चीज मेरे पास बात आ जाती है सिंटेक्स एनालाइजर की। अब सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, सिंटेक्स एनालाइजर ये जो हमारा टोकन टेबल है वो टोकन एज एन इनपुट लेगा और हमको क्या जनरेट करके देगा, पार्स ट्री। ठीक है, अब अगर ये एज एन आउटपुट पार्स ट्री जनरेट कर रहा है तो सिंटेक्स एनालाइजर का दूसरा नाम क्या होता है, हमारा पार्सर। ये चीज हमेशा याद रखना, ये आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पार्सिंग या व्हाट इज पार्सर। ठीक है, सो उस केस में आपको सिंटेक्स एनालाइजर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो पार्स ट्री जनरेट करके देगा। अब अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा होगा तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपको याद होगा कि अगर मुझे पार्स ट्री जनरेट करना होता है तो उसके लिए मुझे क्या आना चाहिए, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो प्रोडक्शन रूल होती है वो मुझे पता होनी चाहिए। अब इस केस में जो इसका प्रोडक्शन रूल होगा वो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट इसका क्या जनरेट करके दे रही हूँ, आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो उसका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होगा देखो। सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन रूल लिख लिया। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन रूल का यूज करके मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है पार्स ट्री। ठीक है, अब मैं पार्स ट्री कैसे जनरेट करूंगी देखो। इफ यू वांट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वीडियोस आल्सो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, अब पार्स ट्री देखो कैसे जनरेट करेंगे। पहले होता है हमारा स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग सिंबल से हमने शुरू करना है। इसके बाद स्टार्टिंग सिंबल की वैल्यू क्या है, आई डी इज इक्वल टू ई सेमीकोलन, आई डी इज इक्वल टू ई सेमीकोलन। तो देखो आई डी इज इक्वल टू ई सेमीकोलन। अब ये आईडी यहाँ पर खत्म होती है, टर्मिनल सिंबल है। अब इक्वल टू क्या है, एक ऑपरेटर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद मेरा क्या हो, ई फर्दर किस में डिवाइड हो रहा है, ई प्लस टी, ई प्लस टी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब ये टी फर्दर किस में डिवाइड हो रहा है, टी इंटू एफ, तो टी इंटू एफ। अब ये करते कैसे हैं कि मुझे ये चीज बनानी है। ठीक है, मुझे ये चीज बनानी है, उस हिसाब से ये करते हैं। मैं यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास आईडी बन गई, इज इक्वल्स टू का साइन बन गया,
ए बन गया। अब ए को खत्म कैसे करेंगे हम, आईडी से। इस टी के लिए भी टर्मिनल सिंबल क्या है मेरे पास, टी के लिए टर्मिनल सिंबल है एफ, एफ के लिए क्या है मेरे पास, आईडी। सेम यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आईडी लिख दिया, लेकिन ई का टर्मिनल सिंबल है टी, तो यहाँ पे पहले टी आएगा, टी के बाद एफ आएगा, देन मेरे पास क्या आएगी, आईडी। सेम एफ के टर्मिनल सिंबल क्या है, आईडी। अगर अब आप बना के देखो तो आईडी इज इक्वल्स टू आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी सेमीकोलन। ये किस तरीके से जा रहा है मेरा, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अगर आपको फिर से मैं कह रही हूँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वीडियोस भी चाहिए और आपको ये वीडियोस समझ आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो यहाँ से अगर मैं अपना प्रोडक्शन रूल लिखूँ, जो हमारा कंटेक्स्ट ग्रामर बना वो क्या बना, आईडी इज इक्वल्स टू आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, फिर आता है मेरा सेमीकोलन। तो ये क्या बना मेरा, ये जनरेट हुआ मेरा पार्स ट्री, ठीक है। अब मेरा सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, देखो यहाँ पे सिंटैक्स एनालाइजर ने क्या किया कि जो मेरा एक्सप्रेशन है और जो मेरा जनरेट हुआ पार्स ट्री, उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। उस तब जाकर मेरा क्या होता है, सिमेंटिक एनालाइजर में जो मेरा पार्स ट्री होता है वो एज एन इनपुट जाता है और सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, एक वेरीफाइड पार्स ट्री को जनरेट करता है। अब वेरीफाइड पार्स ट्री में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, इसमें बेसिकली जो हमारा पार्स ट्री होता है उसकी टाइप चेकिंग होती है, उसका करेक्टनेस चेक होता है, उसकी एरे बाउंड चेकिंग होती है, यानी कि जो भी लॉजिकल एनालिसिस करना होता है वो पार्स ट्री का क्या होता है, हमारा बेसिकली लॉजिकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर। फोर्थ हमारी बात आती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की। अब जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर था उसने क्या किया, जो भी हमारा सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री था उसको एज एन इनपुट लिया और हमें जनरेट करके दिया 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड बेसिकली हमारा इंटरमीडिएट कोड है। अब ये जनरेट किस तरीके से करके दिया, जो भी हमारा पार्स ट्री था गिवन एग्जांपल का उसको लिया, ठीक है, हमने पार्स ट्री जनरेट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या था मेरा, यहाँ से क्या निकला, आईडी इज इक्वल्स टू आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, और ये किसके इक्विवेलेंट था, जो भी हमने अपना एक्सप्रेशन लिया था, ए प्लस बी इंटू सी। अब ये 3 एड्रेस कोड में कैसे जनरेट हुआ, पहले हाफ पोर्शन लो, इसको मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ले ली, कोई भी ले लो आप, T0 ले लो, ए ले लो, बी ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे T0 लिया है, ये फर्स्ट लाइन कोड की हो गई। मुझे क्या करना है, बेसिकली इसको ऑप्टिमाइज करना है एक तरीके से। अब मैंने क्या किया, इतना पोर्शन मेरा था T0, तो इसको मैंने क्या करना है, अलग में डाल के इसको ए से मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इतनी चीज खत्म हो गई मेरी। इतनी चीज खत्म होने के बाद मेरे को इस वेरिएबल को किस में डालना है, इसमें डालना है, क्योंकि मेरे अगर मेरा ये पूरी वैल्यू ये चीज आ रही है तो जो मेरा T1 हुआ वो बेसिकली किसके इक्वल हुआ, T1 x के इक्वल हुआ। लॉजिकली सोचोगे तो T1 किसके इक्वल हुआ, x के इक्वल हुआ। तो ये क्या हुआ, मेरा 3 एड्रेस कोड जनरेट हुआ। अब 3 एड्रेस कोड के बाद जो मेरा कोड ऑप्टिमाइजर होगा वो क्या करेगा, इस कोड को एज एन इनपुट लेगा और इस कोड को ऑप्टिमाइज करेगा, यानी कि मान लो यहाँ पर मेरा क्या है, x की वैल्यू T1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू T1 करने से अच्छा, मतलब ये तीसरी लाइन क्या होगी मेरी, ऑप्टिमाइज नहीं है, मुझे ये 3 बार कंपाइलर को क्या करना पड़ेगा, लाइन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा कोड क्या हो गया, ऑप्टिमाइज्ड हो गया। तो कोड ऑप्टिमाइजर का मेन काम यही है कि कोड को जितना कम लाइन ऑफ हो कोड मेरा उतना अच्छा, ठीक है, जितनी कम लाइन होगी कोड की वही उतना अच्छा है। तो ये क्या हो गया मेरा कोड ऑप्टिमाइजर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कोड ऑप्टिमाइजर, ठीक है। ऑप्टिमाइज कोड को मेरा क्या करके दिया, जनरेट करके दिया। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, अपनी वैल्यू को क्या करना है, डायरेक्टली असाइन कर देना है। एक्स की वैल्यू तीसरे लाइन में डालने से अच्छा हमने क्या कर देना है, उसको डायरेक्ट असाइन कर देना है। सो अगर मैं वैल्यू को डायरेक्ट असाइन करूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनती है, पहले तो T0 B इंटू सी, नेक्स्ट मेरा क्या बनेगा, इसमें ए को ऐड करना है, तो एक और वेरिएबल लेने से अच्छा मैंने क्या करना है, एक्स में डायरेक्ट ए को ऐड करना है प्लस T0। तो इससे मेरा क्या बन गया, 3 एड्रेस कोड से मेरा कोड क्या बन गया, 2 एड्रेस कोड में जनरेट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, कोड ऑप्टिमाइजर ने कोड को मेरे ऑप्टिमाइज कर दिया। अब 6th फेज होता है मेरा टारगेट कोड जनरेशन का, जो कि सबसे मेन फेज होता है। टारगेट कोड जनरेटर क्या करता है, जो मेरा ऑप्टिमाइज कोड होता है उसको एज एन इनपुट लेता है, और जो मेरा असेंबली कोड होता है ना, जो मेरा लास्ट फेज है, वो असेंबली कोड में क्या करके देता है, जनरेट करके देता है। तो वो मेरा कैसे होगा, देखो अब मेरा टारगेट कोड जनरेटर में असेंबली कोड में कैसे जनरेट करूंगी, पहले मुझे क्या करना है, अपने बी की वैल्यू को लोड करना है किसी एक रजिस्टर में। तो मैंने पहले क्या कर दिया, लोड कर दिया वैल्यू को R1 रजिस्टर में। कौन सी वैल्यू को लोड किया मैंने, बी को, ठीक है। बी को लोड करने के बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है सी को। तो मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चन में जो मेरा लोड रजिस्टर था उसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया मैंने सी को, ठीक है।
मल्टीप्लाई सी करने के बाद मुझे क्या करना है, ए को ऐड करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर देती हूँ मेरे ए को। तो मल्टीप्लाई सी, फिर ऐड करना है मेरे को आर नोट में ए, ठीक है। आर नोट में ए को ऐड करने के बाद मुझे सारी वैल्यू को स्टोर किस में करना है, एक्स में। सो मैंने स्टोर कर दिया किसकी वैल्यू, एक्स में। क्या स्टोर कर दिया मैंने, अपने आर नोट की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से मेरा क्या हुआ, ये जनरेट हुआ मेरा असेंबली कोड। अगर मैं इसको लिखूं तो पहले मैंने अपने बी को आर नोट में लोड किया, उसके बाद मैंने सी को उससे मल्टीप्लाई किया, सी को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उसमें आर नोट की वैल्यू को ऐड किया, आर नोट की वैल्यू को ऐड करने के बाद मैंने सारी वैल्यू को क्या किया, एक्स में स्टोर कर दिया। एक्स में स्टोर करने के बाद मेरा क्या बना, एक्स टेंड्स टू बी इंटू सी प्लस ए। तो ये क्या बन गया मेरा, जो मैंने शुरुआत में एक्सप्रेशन ली थी मेरा वही बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो होप आपको, मेरे को पता है आपको पार्ट थ्री में दिक्कत आई होगी, अगर आपने पार्ट थ्री नहीं पढ़ा है तो, और आपको एक ये इस चीज़ में दिक्कत आई होगी, क्या बोलते हैं ये, प्रोडक्शन रूल लिखने में। ये भी बहुत ईजी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़, इसकी वीडियो भी चाहिए तो मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मेरा मोटिव था कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं एग्जाम्पल से कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।